अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 17 दिसंबर है, सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 बड़ी खबरें लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जिसमें हम बात करेंगे रूस की, जिसमें हम बात करेंगे सीरिया, यमन और अमेरिका की, और उन बदलती जियोपॉलिटिक्स की जो हर पल सामने आ रही है। तो पल पल के जरिए हर खबर आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि सिंगल खबर जब आपके सामने रखी जाती है तो पता चलता है कि खबर लेट हो चुकी है और ताज़ा अपडेट जो है उसमें जुड़ जाती है। तो आज से कोशिश है कि हर खबर जो है आपके साथ साझा की जाएगी, वो भी ज्यादा खबरों के साथ में। तो वहीं हम बात करेंगे सीरिया की, जहां यह बताया जा रहा था कि तहरीर अल शाम तो इजराइल से जंग लड़ने वाला है, माना बोलने की आजादी है, लतिया करके 10 चैनलों से निकाले गए हैं तो झूठ का पुलिंदा खोला जा रहा है। और ये तो माना ही जाएगा साहब, जहां ये बताया जाता है सच सबसे आगे पर झूठ सबसे आगे रखा जाता है। वही जोलानी ने कह दिया है कि हमारी इजराइल से कोई जंग नहीं है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सीरिया के मुस्तकबिल में रूस और ईरान की जगह नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी चीफ काजा कालस का बयान सामने आया है, जो शर्तें रखी गई हैं। सीरिया के मुस्तकबिल को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। यूरोपीय यूनियन को खारिजा पॉलिसी चीफ काजा कालस ने कहा कि सीरिया के आने वाले दौर में इंतहा पसंद रूस और ईरान की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। खालिस के मुताबिक कई यूरोपीय वजीरों ने इस बात पर जोर दिया है कि नई क़यादत के लिए रूस के असरो रसूख को खत्म करना एक अहम शर्त होनी चाहिए। दूसरी जानिब रूस ने सोमवार को वाजे किया कि सीरिया में अपने मिलिट्री बेस के मुस्तकबिल को लेकर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। क्रेमलिन का कहना है कि वो दमिश्क की नई कुव्वतों के साथ मुज़ाकरत में है। इससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट में 4 सीरियाई हुकाम का हवाला देते हुए बताया गया कि रूस ने शुमाली सीरिया और अलवी पहाड़ियों से अपनी फौजी मौजूदगी कम कर दी है, लेकिन मुल्क में अपने 2 अहम बेस बरकरार रखे हुए। वही आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूरोपीय यूनियन और सीरिया की नई हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए जर्मन सिफारती कदम। सीरिया के हालिया सूरत हाल के बीच यूरोपीय यूनियन ने अपनी सिफारती कोशिश तेज कर दी है। जर्मन प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन सफीर माइकल उनमाक का यूरोपीय यूनियन और सीरिया की नई हुकूमत के दरमियान राब्ता कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा फ्रांस के कायम मकाम वजीर खारजा नोएल बारो ने बताया कि एक फ्रांसीसी सिफारती वफद 17 दिसंबर मंगल को सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क रवाना होगा। यह हालिया वाकया के बाद पहले ऐसा दौरा होगा जब फ्रांसीसी हुकूमत 12 साल के तवील वक्फे के बाद मशरिकी वुस्ता के इस मुल्क का दौरा करेंगे। सीरिया के सियासी मुस्तकबिल पर बढ़ते इन कदमों को तवज्जो से देखा भी जा रहा है। वही आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगीन इल्जाम। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सर्बिया की हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने सहाफियों और समाजी कारकुनों की निगरानी के लिए इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में यह कहा गया कि डिजिटल फॉरेंसिक सबूत और गवाहियों से पता चलता है कि सर्बियाई हुकाम ने लोकल तौर पर तैयार किया गया नोवी स्पाई नामी स्पाईवायर कई अफराद के मोबाइल फोनों पर नस्ब किया गया। इस सॉफ्टवेयर के जरिए मखीफ तौर पर स्क्रीनशॉट्स लिए गए, कॉन्टैक्ट्स निकाले गए और जाती मालूमात को हुकूमत के कंट्रोल वाले सर्वर पर अपलोड किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इजरायली कंपनी कैलब्रिट ने यह सॉफ्टवेयर फराहम किया, जिसे 2 मौकों पर मोबाइल अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद यह सॉफ्टवेयर नजब किया गया।
हालांकि कैलिब्रेट ने इन इल्जाम की तहकीकात शुरू कर दी और कहा कि सॉफ्टवेयर नस्ब करना उनके सॉफ्टवेयर के मकसद के खिलाफ भी है। कंपनी के चीफ ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर डेविड जी ने कहा कि अगर ये इल्जाम साबित होते हैं तो ये कैलिब्रेट के एंड यूजर्स लाइसेंस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होगी और सर्बियाई हुकूमत का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मुअत्तल भी किया जा सकता है। सर्बियाई कारकुनों ने बताया कि पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी से मिलने के बाद उनके मोबाइल फोन में मुश्तबा सरगर्मियां महसूस हुई। एक कारकुन के मुताबिक उनके जाती कॉन्टैक्ट्स और तस्वीर सर्बियाई इंटेलिजेंस एजेंसी के सर्वर पर भी भेज दी गई, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन में अमेरिकी ब्रिटिश हमला, वजारत दिफा का मरकज निशाने पर। गजा के हक में जारी हिमायत पर कार्रवाई। यमन से अल मायदीन के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने सना के अल अर्धी इलाके में वजारत दिफा के मरकज को निशाना बनाया। इससे एक रोज पहले अमेरिका और ब्रिटिश फौजों ने हजा सूबे के मिडी जिला के बहिस इलाके में भी कई मुकामात पर हमले किए थे। यह हमला उस वक्त हुआ है जब यमन गजा और फलस्तीन के अवाम के हक में हिमायत जारी रखे हुए है। यमनी कुव्वतें अहमर समुद्र और अरबी समुंदर में ऐसे जहाजों को निशाना बना रही है जिनका ताल्लुक इजराइल या अमेरिकी ब्रिटिश कश्तियों से बताया जा रहा है, जो बीते एक साल से अपना डंडा झंडा यमन ने लाल सागर में गाड़ रखा है। यमन की इन सरगर्मियों को गजा के अवाम के साथ उनकी हिमायत और मजम्मती का हिस्सा भी माना जा रहा है। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया की नई क़यादत का ऐलान। इजराइल के खिलाफ जंग का इरादा नहीं, हालात संभलने पर तवज्जो दे रहे हैं। सीरिया की नई क़यादत के सरबराह अहमद अल शरा उर्फ मोहम्मद अल जोलानी ने टाइम्स को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में वाजा किया कि सीरिया को किसी भी मुल्क, खुसूसन इजराइल के खिलाफ हमलों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, उसकी हिफाजत की जाएगी। उन्होंने इजराइल से मुतालबा किया कि वे सीरिया पर अपनी फिजाई हमले रोके और उन बफर जोन के पीछे हटे जिन पर उसका कब्जा है। अल शरार ने कहा कि इजराइल का जायजा यह था कि यहां हिजबुल्लाह और ईरानी मिलिशिया मौजूद है, लेकिन अब वो जायजा खत्म हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने 1974 के एग्रीमेंट पर मुआहदे की पासदारी और अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूएन के नशस्त कारों की वापसी की बात को दोहराया है। हफ्ते के रोज अल शरा ने कहा था कि हम इजराइल के साथ किसी तसादुम में नहीं पड़ना चाहते और ऐसी जंग का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। सीरिया के इस बयान को हालिया सूरत हाल में अमन और सियासी इस्तेकाम की कोशिशों के तौर पर भी देखा गया, जहां साफ तौर पर सरेंडर किया गया और लोग बता रहे थे कि साहब तहरीर अल शाम तो इजराइल से जंग लड़ने वाला है। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एक दर्दनाक वाकया सामने आया। अमटेप लाइफ क्रिश्चियन स्कूल में फायरिंग के नतीजे से कम 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। मेडिसिन पुलिस चीफ शॉन बॉन्स ने तस्दीक की है कि इस वाकये का मुल्जिम, जो खुद इसी स्कूल का तालिब इल्म बताया जा रहा है, स्कूल के अंदर मुर्दा पाया गया। बॉन्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज का दिन मेडिसिन ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए गमगीन दिन है। पुलिस को सुबह 10:57 पर स्कूल से एक्टिव शूटर की इत्तला मिली, जिसके बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि हलाकातों का शिकार होने वालों की शनाख्त उनके खानदानों को आगाह करने के बाद ही की जाएगी। वहीं मालूम हो कि अमडेंट लाइफ क्रिश्चियन स्कूल एक प्राइवेट K-12 स्कूल है, जिसमें तकरीबन 390 तालिब इल्म तालीम
हासिल कर रहे हैं। ये स्कूल 28 एकड़ के कैंपस में एक चर्च के साथ वाक़ है, जो अमेरिका में ये बड़ा हादसा सामने आया। वहीं आप 7वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जहां यमन पर हमले हो रहे हैं तो यमनी मुसलसल अफवाज ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने तेल अवीव के मेट्रोपॉलिटन इलाके में इजराइल के एक फौजी ठिकाने को निशाना बनाया है। इस हमले में फिलिस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया। यमनी अफवाज के बयान के मुताबिक ये कार्रवाई फिलिस्तीनी अवाम के हक में जारी 5वें मरहले की जंग का हिस्सा है। उनका कहना है कि यह जवाब इजराइल की जारी मजालिम और कत्ले आम पर दिया गया है। यमनी मुसल्ह अफवाज ने यह भी तस्दीक की कि उनकी सैन्य कार्रवाइयां जारी रहेंगी और वे मकबूजा इलाकों में इजरायली कब्जे में वाबस्ता तमाम ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस बढ़ते तसादुम के असर पर दुनिया भर की निगाहें भी टिकी हुई हैं दोस्तों। वहीं आप 8वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूस का ग्लोबल असला बाजार में दबदबा बढ़ाने पर जोर है। रूस के वजीर दिफा अंद्रेई ने आज एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि रूसी अफवाज ने गुज़िश्ता साल यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले पश्चिमी हथियारों का कामयाबी से तदारुक किया है। उन्होंने कहा कि रूस को आलमी असला बाजारों में अपनी मौजूदगी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने रूसी दिफाई बोर्ड के तोसिया शुदा इजलास में कहा कि रूस को आलमी असला बाजारों में अपनी पोजीशंस को फरोख्त देने की इक़दामात करने होंगे, खासतौर पर हमारे साझेदारों के साथ सनती ताउन के फ्रेमवर्क के तहत। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि रूस को अपने दिफाई साजो सामान की लाइसेंसी तर्ज पर पैदावार को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। बेलोउसव के इस बयान को रूस की बढ़ती सैन्य और सियासी पॉलिसी का हिस्सा समझा जा रहा है, जिसमें आलमी असला मार्केट पर रूसी दबदबे को मजीद मजबूत करने का मंसूबा भी शामिल कर लिया गया है। वहीं आप 9वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिक्योरिटी वजाहत पर नेतन्याहू की गवाही। मुल्तवी इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की अदालत में होने वाली गवाही सिक्योरिटी वजाहत की बुनियाद पर मुलतवी कर दी गई है। यह गवाही कल होने वाली थी, लेकिन अब इसे अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। अदालत के इस फैसले के चंद घंटों बाद यमन से तेल अवीव और इसके इर्दो गिर्द निशाना बनाते हुए मिसाइल भी दागी गई। हालिया सूरत हाल में ये हमले यमन की जानिब से इजराइल के खिलाफ जारी पलटवार और गजा के अवाम की हिमायत का हिस्सा बताया जा रहा है, जहां यमन साफ तौर पर अड़ा है कि हम गजा के साथ खड़े हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं। बशर अल असद का बयान, शाम को कभी नहीं छोड़ा, आखिरी दम तक वतन का दिफा किया। सीरिया के साबिक सदर बशर अल असद ने अपने मुल्क छोड़ने के हालात पर चुप्पी तोड़ते हुए अहम बयान दिया है। उन्होंने उन तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि उनका इंतकाल एक क़ियादत या मुल्क से रवानगी पहले से तय थी। असद ने कहा कि वे 8 दिसंबर 2024 तक दमिश्क में अपने फराइज अदा करते रहे। जब दहशतगर्द कुव्वते दमिश्क में दाखिल हो गए तो उन्होंने रूसी हलीफों के साथ मुनासिब राब्ते में रहते हुए लताकिया मुंतकिल होकर ऑपरेशंस की निगरानी की। लेकिन जब वो हमीमिन एयरबेस पहुंचे तो वाजे हो गया कि तमाम अहम पोजीशंस गिर चुकी है। इसके बाद 8 दिसंबर को ही उन्हें रूस की जानिब से मास्को ले जाने का बंदोबस्त किया गया। उन्होंने 2 टुक में कहा, मैंने कभी इस्तीफा या पनाह लेने का नहीं सोचा। असद ने वाजे किया कि वे जंग के आगाज से ही अपने अवाम और अपने सिपाहियों के साथ मैदान जंग में मौजूद रहे। उन्होंने फिलिस्तीन और लुबनान की हिमायत का इयादा करते हुए कहा कि वे अपनी कौम के वफादार रहे
اور کبھی ملک کو دھوکہ دینے کا تصور تک نہیں کیا۔ اسد نے کہا کہ میں نے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ سیریا کے قومی منصوبے کا پاسبان بننے کا کردار ادا کیا ہے۔ یہ منصوبہ سیریائی عوام کے ایمان اور یقین سے قائم ہے۔ بیان کے آخر میں انہوں نے اپنے وطن سے گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شکست کے باوجود ان کا سیریا کے آزاد اور خود مختار مستقبل پر یقین ہمیشہ قائم رہے گا، جس کی تصویر ناظرین آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ کیسی لگی خبر؟ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔